गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी हैं गौरव वल्लभ। गौरव, आम आदमी को जो ये आम आदमी का भी जो रिएक्शन है कि डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिला, उसको आप कैसे समझाएंगे कि डायरेक्टली उसको क्या मिलेगा? विपक्ष को तो जवाब देना ही है, आम आदमी को क्या जवाब देंगे? देखिए, मौजूदा बजट से बम्पर नौकरियां आएंगी। जब हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा, हाईटेक टूल रूम्स, जब हम बात कर रहे हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, नए यूनिवर्सिटी विलेजेस, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ज़बरदस्त नौकरियों का सृजन होगा। कॉरपोरेट मित्र, एमएसएमई जिसमें 13 करोड़ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस एमएसएमई को लिक्विडिटी सपोर्ट, इक्विटी सपोर्ट 10,000 करोड़ का और उसके ऊपर टॉपअप 2,000 करोड़ का, उस एमएसएमईज को ईज़ करने के लिए, उनका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लाने के लिए ये कॉरपोरेट मित्र की योजना। तो इस बजट में बम्पर नौकरियां, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किशोर जी ध्यान रहे, FY15 में हमारा जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर था वो 2 लाख करोड़ था। इस बजट में 12,20,000 करोड़ रुपया हुआ, और कैपेक्स में 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, 2.5 से 3 रुपया उसका जीडीपी में इम्पैक्ट होता है। तो 12,20,000 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, तो जब कैपेक्स बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी की साइकिल और सुदृढ़ होगी। तीसरी चीज किशोर जी, कि जो फिस्कल जो स्पेस है हमारा, वो बहुत ज़बरदस्त स्पेस हमें अवेलेबल है। 4.4% जो हमारा डेफिसिट है जीडीपी पर, तो वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किशोर जी, जिसके ऊपर देश डबल डिजिट ग्रोथ पे जाने को तैयार है। FY26 में हमारी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7.4% की प्रेडिक्ट की गई है, आने वाले सालों में 7%। तो दुनिया की ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था, अमेरिका 2% से ग्रो कर रही है, चीन 4% से ग्रो कर रही है, भारत 7.4% से ग्रो कर रहा है मौजूदा वित्तीय वर्ष में। तो गौरव वो ग्रोथ जो है वो रुपी नहीं, पर दिक्कत यह है कि जैसे वो ग्रोथ रुपी टर्म्स में हो रही है, डॉलर टर्म्स में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ अभी डॉलर ही इस साल 7% ग्रो कर गया, तो उस चक्कर में हमारी जो ग्रोथ है वो तो 1-1.5% की रह गई डॉलर टर्म्स में। देखिए किशोर जी, ऑन ए लाइटर नोट, आप और मैं आटा, सब्जी, दाल, चावल डॉलर में नहीं खरीदते हैं, हम सब लोग रुपये में खरीदते हैं। हम लोग गाड़ी यहाँ पे जब शोरूम से खरीदते हैं, मोटर बाइक जब किसान खरीदता है, ट्रैक्टर किसान खरीदता है, तो रुपी टर्म्स में खरीदता है। आपने जो रुपये का आप जब कहते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, तो वो रुपए में थोड़ी बोलते हैं, वो तो डॉलर में बोलते हैं ना। नहीं, आप भाई उसको आप अगर डॉलर में भी कन्वर्ट करें तो डॉलर ऐसा नहीं कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे देखिए, मैं आपको कंपैरिजन के लिए किशोर जी एक बात बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2004 में हम दुनिया की 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 2014 में भी हम 11वें नंबर पे रहे, आज हम चौथे पे है और तीसरे पे पहुंचने वाले हैं। अर्थात 4 से 14 जितनी दुनिया की ग्रोथ हुई उतनी भारत की ग्रोथ हुई। 14 से लेकर आज तक जितनी दुनिया की ग्रोथ एवरेज हो रही है, भारत की ग्रोथ उससे ज्यादा हो रही है, इसीलिए तो रैंक हमारी बढ़ रही है। तो आपकी जो डॉलर का इश्यू है, मैं इनकार नहीं कर रहा, 6.5% का रुपये में डेप्रिसिएशन हुआ है मौजूदा वित्तीय वर्ष में। तो इंडिया कोई अकेली करेंसी नहीं है, दीज आर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस। पर आज जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और कई सेक्टर्स में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर, गौरव वल्लभ जी, अमीश बोल रहा हूं। आप बतौर बीजेपी, एक सेकेंड जी, गौरव वल्लभ जी, बतौर बीजेपी के नेता, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी जो है वो डॉलर वाले विषय को बहुत बड़ा बना रही है, और पब्लिक परसेप्शन के लिए या फिर कहें तो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ये एक इम्पैक्टफुल विषय हो जाता है, तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे देश के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जेब में बढ़ रही है कि नहीं, मेरे देश के लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं मैं टेक्नोलॉजी की जो मैं लीडर था, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूं, मेरे देश के अन्नदाताओं को ताकत मिल रही है कि नहीं, मेरे देश के युवाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं, मेरे देश की महिलाएं और ज्यादा सशक्त हो रही है कि नहीं, वो सारे डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं। अब आप इसको ये सोचो कि भाई, मैं मान रहा हूं कि 6.5% का डेप्रिसिएशन हुआ है और दुनिया की हर करेंसी में हुआ है, और
इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपको कह रहा हूं अमीश जी, आपको मेरा स्टेटमेंट थोड़ा समझना दर्शकों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर इकोनॉमिस्ट सारे समझेंगे। इस विकास दर पे इस तरह की रुपये का डेप्रिसिएशन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है अमीश जी, आप खुद देखते हैं, रोज एक नया ट्वीट कोई कर देता है, रोज नए ये बात जियोपॉलिटिकल। पर राहुल गांधी जी को कैसे समझाएंगे, अखिलेश यादव जी को कैसे समझाएंगे, जो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं कि मोदी के राज में डॉलर कितना गिर गया, देखिए डॉलर कितना बढ़ गया, रुपया कितना गिर गया। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी है ना, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, यूपी में अगले साल चुनाव है, आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना गौरव जी। देखिए मेंटली डेड लोगों को तो सारी चीजें डेड ही लगेगी। फॉर अंडरस्टैंडिंग समबडी इज अलाइव यू हैव टू बी मेंटली अलाइव, नॉट फिजिकली अलाइव। आप जब दिमागी रूप से मृत है, आप शारीरिक रूप से जरूर जी रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट मेंटली अलाइव, अखिलेश यादव इज नॉट मेंटली अलाइव। अब मैं किसी के मैं अमीश जी, आज टूटू में नहीं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दुनिया तो का। मेरा सवाल तो उन्हीं पे था। कह रही है कि दुनिया यूनाइटेड नेशंस अमीश जी कह रही है कि भारत सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था है जो 7+% से ग्रो करी। मैंने तो बोला नहीं, तो यूनाइटेड नेशंस का डाटा है, एडीबी का डाटा है, आईएमएफ के डाटा है कि इन लार्ज इकोनॉमी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद द लोवेस्ट इन्फ्लेशन एंड लोवेस्ट फिस्कल डेफिसिट। तो अब इसके पहले मुझे याद है डेट की बात की, इस बजट में डेट की भी बात आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि हाँ वी आर टारगेटिंग। आपका लॉजिक लिया गौरव जी। आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो तो गीता गोपीनाथ ने जो कहा वो लोग यहाँ पर महसूस भी करते हैं ना कि ठीक है लोएस्ट इन्फ्लेशन है, लेकिन हाईएस्ट पोल्यूशन हो रहा है, और उस पोल्यूशन की वजह से भी हमारा विकास में बाधा आ रही है, और वो भी तो एक प्रायोरिटी या तो दिखनी चाहिए थी लोगों को। क्या वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? पोल्यूशन इशू है नहीं है, इकोनॉमी का इशू। सवाल बड़ा, आपका सवाल वाजिब है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी कई और चैलेंजेस की भी बात हुई है किशोर जी। मैं आपसे रिजेक्ट नहीं कर रहा आपके आर्ग्यूमेंट को, मैं कह रहा हूं ये वाजिब आर्ग्यूमेंट है, पर जो स्क्रीन टाइम है युवाओं का उसको भी इकोनॉमिक सर्वे ने चैलेंज बताया है। जो हमारा कंसंट्रेशन है एक्सपोर्ट्स में 2-3 कमोडिटीज में, वो भी एक बड़ा चैलेंज बताया है। जो हमारी पार्किंग की और जाम की समस्याएं हैं शहरों में, विशेषकर बैंगलोर है, मुंबई है, यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं हैं उससे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं ये भी नहीं कह रहा ये डेड चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है। वी आर नाउ एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ जीडीपी किशोर जी, और अब इन चैलेंजेस को, जिसको मैं कहता हूं बियॉन्ड जीडीपी चैलेंजेस, उनका निस्तारण करना है एक बार 1 by 1। अच्छा गौरव वल्लभ जी, मेरा अगला सवाल है, क्योंकि ऑपोजिशन तो अपने तरीके से बोलेगा, लेकिन आपको लगता है यंग इंडिया के लिए बड़ा मैसेज है इस बजट के अंदर? आपको यंग इंडिया के लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या दिखाई देता है इस बजट के अंदर, एज पे यू? यंग इंडिया के लिए अमीश जी मैं कहूँगा कि पहली बार बजट ने यंग तरीके से सोचा है। आपने कभी सोचा था कि ऑरेंज इकोनॉमी की बात बजट डॉक्यूमेंट में होगी, क्रिएटर्स की बात बजट डॉक्यूमेंट्स में होगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात, और सर्विस सेक्टर को अगले 2030 तक दुनिया का 10% हिस्सा लेने का जो मोटिवेशन इस बजट में होगा, किस तरह से मेडिकल टूरिज्म को ताकत देने की बात, खेलो इंडिया को ताकत देने की बात, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ताकत देने की बात। ये एक नया भारत है। इस नए भारत में नई एस्पिरेशंस को एड्रेस किया जाता है, भले ही वो ऑरेंज इकोनॉमी हो, क्रिएटर्स हो, खेलो इंडिया हो सकता है अमीश जी, और मैं बहुत होपफुल हूँ भारतीय होने के नाते कि बहुत जल्द हम ओलंपिक गेम देश में कराएं। अभी कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश में हम करवा रहे हैं, बहुत जल्द हम ओलंपिक गेम भी देश में कराएं। तो उसकी एक स्ट्रक्चर देश में, और याद रहे सियोल का उदाहरण हम सबके सामने है। सियोल बिफोर ओलंपिक और आफ्टर ओलंपिक पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो गई जी। जी, ये काफी बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। आपका कोई सवाल है गौरव वल्लभ जी से?
किशोर, आपने पोल्यूशन की फिर बात, रुकिए, अगर सवाल नहीं है तो रुकिए। गौरव वल्लभ जी, आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हैं, एक सवाल जो कि बार बार घूम फिर के आता है, क्या आपको लगता है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, अमेरिका के साथ जो हमारी डील होनी है, अभी तक नहीं हुई है, उसके लिए भी एक बड़ा ग्राउंड तैयार किया गया है, जो कस्टम्स को एक तरीके से, कस्टम ड्यूटीज को एक तरह से नए तरीके से पेश किया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, जो कस्टम्स के जो रिफॉर्म्स का जो पॉइंट था वो काफ़ी वक्त से पेंडिंग था, तो इसको किसी डील से लिंक करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। हम हमारे निर्णय इन FTAs के आधार पर नहीं लेते। और एक, अमीश जी आपने सवाल पूछा तो एक पॉइंट याद आया, अगर हमारी करेंसी इतनी वीक होती तो यूरोपियन यूनियन, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर क्लस्टर है, लगभग दुनिया की 20% GDP को एक क्लस्टर कवर करता है, वो हमारे साथ FTA क्यों करता? हमारी इकोनॉमी अगर इतनी डेड होती तो यूरोपियन यूनियन हमारे साथ FTA क्यों करता? अगर आपको हमारी बातों पर या देश के 140 करोड़ लोगों की बातों पर 2-3 लोगों को विश्वास नहीं है तो उन यूरोप की बातों पे तो करें। यूरोपियन यूनियन में तो इटली भी आता है, जर्मनी भी आता है, जो कि आपने यूरोप के साथ FTA की बात करी। जयराम रमेश कह रहे हैं ये तो हमारे वक्त से बात चल रही थी, अब पूरी हो रही है, अब इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, उन्होंने तो इसमें भी कमियां निकाल दी हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बीजेपी से क्या उम्मीद करी जाए? बात चल रही तो कर पाए क्या? जी जी जी, गौरव वल्लभ। अमीश जी, अगर वो ये तो वो ऐसी बात कर रहे हैं, खुद ही अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहे हैं कि हम बात चला रहे थे पर नहीं कर पाए। इस उदाहरण से अच्छा तो वो कुछ भी नहीं बोलते तो उनकी बंद मुट्ठी लाख की रहती, उन्होंने तो खोल के खाक की कर दी, तो कुछ नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं हम अयोग्य थे इसलिए हमने बात की पर हमारी बात नहीं बनी, और हम कह रहे हैं कि हमने 2022 से बात शुरू की और 27 जनवरी 2026 को डील क्रैक कर दी। तो यही इसी को तो न्यू इंडिया कहते हैं और यही मोदीनॉमिक्स का आधार है कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। आप यहाँ कागज लेके नहीं बैठ सकते, इधर उधर बड़े बड़े डेलीगेशन फॉरेन ट्रिप पे बिना सरकारी पैसों पे घूम नहीं सकते, आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी जो देश के लोगों ने करके दिखाई। और FTA से जो हमारे को ताकत मिली है, 25% दुनिया की जनसंख्या और दुनिया की 25% GDP इस डील से कवर होती है अमीश जी। So this shows the strength of Indian economy, resilience of Indian economy, the growth focus of Indian economy. नहीं, there is no doubt about that. This shows resilience of Indian economy. But जिस तरह से आपने बोला कि ये मोदीनॉमिक्स है, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव ने भी कुछ देर पहले बोला हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। इमरान मसूद ने बोला सबका डब्बा खाली है, किसान का, युवा का, गरीबों का, सबका डब्बा खाली है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई संभावनाएं नहीं है। अगर अमीश जी 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनती है, देश के हर जिले में गर्ल्स का हॉस्टल बनता है, टेलीस्कोप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आती है, देश में नए निर्माण क्षेत्र को ताकत मिलती है, नए रोजगार का सृजन होता है, फिर भी कोई लोग नहीं देख सकते हैं, तो इमीडिएटली उनको अपना चश्मा के ऊपर जो धूल जमी हुई है उसको कोलिन से साफ करना चाहिए ताकि उनको देश की ग्रोथ तो दिखाई दे।